नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कुमार रामकृष्णा साहब, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रांची से विनय कुमार जी हैं, पत्रकारिता में बहुत लंबा अनुभव रहा है, यूएनआई के चीफ रहे हैं, बिहार में पत्रकारिता की है, झारखंड में पत्रकारिता की है, और चंदन यादव जी दिल्ली से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो देखिए, आज हम बिहार की चर्चा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की मनोदशा को तो हम और आप सभी समझ ही रहे हैं, बिहार भी समझ रहा है, देश में भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की फिटनेस, इलनेस, नीतीश कुमार के फैसले, नीतीश कुमार की जुबान। और नीतीश कुमार इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं कि चौंका देते हैं। यह चर्चा होने लगी, बीजेपी तो मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए, वे चाहें तो तेजस्वी यादव को ही सत्ता सौंप दे। देखिए, यह डिमांड आरजेडी की ओर से नहीं हो रही है। अभी तो आरजेडी तेजस्वी यादव और पूरी पार्टी नीतीश कुमार का बचाव करने में लगी है, लेकिन डिमांड शुरू है। बीजेपी जानती है कि यदि हमारी लड़ाई में नीतीश कुमार हट जाते हैं तो मेरे हाथ में लड्डू है। एक बात और समझने की बात यह है कि नीतीश कुमार, आपको याद होगा 2014 में जब वे चुनाव हार गए थे, लोकसभा का चुनाव, मतलब उनकी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। खैर, अब जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के बारे में भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यह उनकी मूर्खता थी। लेकिन हम यह समझना चाहते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में, इसके पहले लोकसभा का चुनाव होना है। देखिए, नीतीश कुमार जो 23 जून 2023 को बिहार में ही नहीं पूरे देश में विपक्षी गठबंधन को लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उनके कारण ही इंडिया अलायंस का जन्म हुआ। आज वे किस तरीके से किनारे जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार, बीजेपी चाहती है सत्ता सौंप दे तेजस्वी यादव को। हम समझना चाहते हैं आप सभी विशेषज्ञों से कि यदि नीतीश कुमार कोई फैसला कर भी लेते हैं, नीतीश कुमार के कामों को नहीं भूला जा सकता है, तो नीतीश कुमार की तरह क्या तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता को संभाल लेंगे, बिहार को चला लेंगे? न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार का जो मंत्र रहा है, नीतीश कुमार के बारे में यह बात कही जाती है, वे किसी भी व्यक्ति और किसी भी वर्ग या किसी भी धर्म के खिलाफ जानी दुश्मन नहीं रहे हैं। सबसे पहले चंदन जी, तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार की तरह बिहार की सत्ता को संभाल सकते हैं, बिहार को चला सकते हैं? क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता तो हमने और आपने देखी है। नहीं तो मतलब डर किस बात का है भाई? देखिए, नहीं, डर तो 1990 से 2005 का जो कालखंड है वो तो आपने देखा ही है ना। नहीं तो फिर अभी का कालखंड भी तो देखा है। तेजस्वी जी 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने, देखिए, किसी भी मेरे हिसाब से किसी भी नेता को मतलब राज की कमान, पार्टी कमान, जो भी कमान अगर संभालनी है तो 2-3 चीजें होती है जिसपे कि ध्यान देना होता है। जनता का विश्वास आपको अगर है, जनता का विश्वास देखिए है उनके पास, वो उनको इतने सालों से वो जीत रहे हैं, विधायक रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एनर्जी, युवा है, एनर्जी है, विजन है। सबसे बड़ी बात है कि विजन है इनके पास। और इन्होंने जो आप बार बार तुलना करते हैं, मीडिया का एक सेक्शन बार बार इसको तुलना करता है कि लालू जी के राज से, तो भाई लालू जी के राज से उन्होंने अलग तो बिल्कुल कर दिया है ना। अब उन्होंने A to Z की पार्टी बनाने की बात करते हैं। अब देखिए, जब पूरा देश हिंदू मुसलमान में के अराउंड राजनीति कर रहा था, हिंदू मुसलमान, तेजस्वी उसमें इकलौते नेता थे जो कि सिर्फ रोजगार की बात करते, वही एक नेता थे जो रोजगार की बात कर रहे थे, तो विजन उनके पास है। और जब मौका मिला तो ये कहते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में 140 दिन में आपने 1.25 लाख लोगों को नौकरी दे दी है, तो सिर्फ टीचर के तौर पे। तो आदमी को क्या चाहिए, हम बिहारियों को क्या चाहिए भाई? नौकरी दे दी, तो विजन है उनके पास, जो कहा था कर दिया, जनता का विश्वास है, युवा है। चंदन जी अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, आपने कहा कि 1.25 लाख लोगों को नौकरी दे दी, लेकिन मैं अभी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा, उम्र 100 साल हो गई है, उनका एक वीडियो मैंने अभी अभी सुना है कि 18 जिलों के नियोजित शिक्षकों को जुलाई महीने से वेतन नहीं मिला है। नौकरी दे देंगे,
वेतन नहीं देंगे, ये तो चलने वाला नहीं है। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वो महीने की पहली तारीख को वेतन ले लेते हैं। दूसरी बात, देखिए आरजेडी अभी भी इस आइडेंटिटी जो उनकी पहचान है उससे बाहर नहीं निकल पा रही है कि हम मुसलमान और यादव की पार्टी है। नीतीश कुमार की विजन, और आपने कहा कि लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन मुखिया जो हैं वो नीतीश कुमार है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की तरह बिहार को चलाने के काबिल हो गए हैं तेजस्वी यादव? मैंने वही कहा कि एक नेता को ये 3-4 चीजें जरूरत होती हैं, वो सारी चीजें हमें दिख रही हैं। मैं कह रहा हूं, आपने जो एक अकेला आदमी था ना, इस बात से तो हमको लगता है जितने पैनल में लोग हैं कोई असहमत नहीं होगा कि एक इकलौता आदमी था देश में, जब देश हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा था, जब देश हिंदू मुसलमान पे लड़ रहा था, तब एक इकलौता आदमी, कितनी उम्र होगी तेजस्वी की, मुझे वो अकेला आदमी दिन भर में इतनी सभाएं कर रहा था और रोजगार को मुद्दा बना रहा था, कह रहा था मुझे जिताओ मैं इतनी नौकरी दूंगा। तो वो विजन है उसके पास। वो आप जिस चीज से तुलना करते हैं, या मीडिया का एक सेक्शन जो बार बार लालू और आरजेडी के राज को उस समय ले जाता है, तो भाई वो अकेला आदमी था जो कह रहा था कि तुम मुझे जिताओ मैं नौकरी दूंगा, और जब मौका मिला उसने नौकरी दिया। तो विजन है उसका। नहीं चंदन जी, इसका मतलब तो आप इसका मतलब तो आप ये मान रहे हैं ना कि लालू राबड़ी के शासन काल में जो बुराइयां थी उससे बाहर जा चुके हैं तेजस्वी यादव? बिल्कुल, ऑब्वियसली तेजस्वी बिल्कुल पार्टी को नया आयाम दे चुके हैं, नया चेहरा दे चुके हैं, ए टू जेड की पार्टी बनाए वो। आप मतलब ये तो हर कोई कहेगा, और उनको हर वर्ग का समर्थन भी है। नहीं विनय जी, मैं विनय जी के पास आता हूं। विनय जी, आपने लालू को भी देखा, आपने राबड़ी को भी देखा, और आपने बचपन से तेजस्वी यादव को भी देखा है। तो मैं जैसा जानता हूं, और मतलब हम लोग करीब से जानते हैं, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तरह 2005 के पहले का खौफ, देखिए आज ही मुझे कोई एक किस्सा सुना रहे थे कि 2005 के पहले का एक दिन होगा, वे विंध्याचल दर्शन को गए थे, रात को 11 बजे बॉम्बे जनता से मुगल सराय से पटना पहुंचे, लेकिन भय का वातावरण ऐसा था, पटेल नगर में घर था, कि पूरी रात उन्हें पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर गुजारनी पड़ी थी कि जब सुबह हो जाएगा तो हम घर जाएंगे। नीतीश कुमार ने इस अवधारणा को, नीतीश कुमार ने इस खौफ को खत्म किया। तो विनय जी, आप ये बताइए अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से, क्या तेजस्वी यादव इतने काबिल हो गए हैं कि यदि उन्हें सत्ता मिल जाए 2025 के पहले, तो वे नीतीश कुमार की तरह बिहार को चला लेंगे, बिहार को संभाल लेंगे? यह बात जरूरी है जानना। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो तेजस्वी यादव को एक क्रिकेटर के रूप में भी हम कवर किए। उनका पहला और एकमात्र रणजी ट्रॉफी मैच वो रांची के मेकॉन स्टेडियम में खेलने आए थे, और उस मैच को कवर करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। उस मैच में उन्होंने 15 रन बनाए थे, बहुत अच्छे ढंग से खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए थे। तो मैंने बहुत करीब से तेजस्वी यादव को एक क्रिकेटर के रूप में भी देखा, एक नेता के रूप में भी देख रहे हैं। और चूंकि तेजस्वी यादव का विजन, चूंकि वो दिल्ली में स्कूलिंग किए, दिल्ली के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़े, तो उनका विजन जो है थोड़ा बेहतर हुआ है। भाई लालू जी का परिवेश और तेजस्वी जी के परिवेश में आसमान जमीन का अंतर है। लालू जी एक बहुत गरीब घर से चलकर आए, एक झोपड़ी नुमा क्वार्टर में रहते थे, और वहां से निकलकर बिहार की गद्दी तक पहुंचे, तो उनका परिवेश दूसरा था। तेजस्वी यादव जब पैदा लिए तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के पुत्र के रूप में इनका परिवेश और इनका लालन पालन हुआ। और फिर बहुत बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए जब दिल्ली गए, और वहां के कल्चर में, वहां का विजन इनको देखने का, ठीक है पढ़ाई में बहुत आगे नहीं जा पाए, लेकिन चूंकि क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट के में इनकी रुचि बहुत अच्छी थी, रणजी ट्रॉफी, और एक और विराट कोहली भी इनके अंडर में खेले हैं, अंडर 16 या अंडर 15 में ये कैप्टन थे दिल्ली के तेजस्वी यादव, और इनके अंडर में विराट कोहली खेले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका विजन थोड़ा दूसरा हुआ, बड़ा खुला वातावरण, खुला, और उन्होंने दिखाया भी, प्रगतिशीलता भी दिखाया। जो जातियों के बंधन में बिहार जकड़ा हुआ है, तो जाति के अलग होकर उन्होंने शादी विवाह की करने का अंतर धार्मिक, सुशील मोदी ऐसा किए थे। हम लोग जब उस समय वहां शुरुआत में पत्रकारिता में आए तो सुशील मोदी की चर्चा होती थी भाई कि अंतर जाति क्या, अंतर धर्म
के मामले में ईसाई धर्म की लड़की से सुशील मोदी शादी किए, ये भी एक ईसाई लड़की से। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनका विजन थोड़ा अलग है, और ये लालू और राबड़ी देवी के से बेहतर करेंगे, ऐसी तो मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि इनका सोच दूसरा है। ये दिल्ली देखे, दिल्ली के वातावरण में रहे, बड़े लोगों के संगत में रहे, तो उसका असर इनके जीवन पर पड़ा है। और बड़े खुले विचार के, मुझे लगा कि बड़े लालू खुले राबड़ी से विचार के बेहतर हैं। करेंगे, ये आप मानते हैं? लालू राबड़ी से बेहतर करेंगे? देखिए नहीं, लालू यादव की जो क्षमता है उसका कोई मुकाबला नहीं। लालू यादव की क्षमता ये है कि वो कनेक्ट करते हैं पीपुल से, जनता से। और जनता में हम जब कवर करने जाते थे सुदूर इलाके, खगड़िया का एक बार हम गए थे पार्लियामेंट असेंबली चुनाव में खगड़िया, और खगड़िया में वहां से एक मंत्री हुआ करते थे, तो उनके क्षेत्र में बहुत इंटीरियर इलाका, तो वहां के झोपड़पट्टी में भी लालू प्रसाद यादव का लोग नाम ले रहा था, और लालू यादव क्यों नेता। तो लालू यादव की लोकप्रियता तो दूसरे स्तर की लोकप्रियता है। वो उनका खुराक जो है वो जनता है। वो जब 400 आदमी से, भाई जेल में भी यहाँ रहते थे तो वो मिलते थे लोगों से, रांची के जेल में भी रहते थे या हॉस्पिटल में तो वो मिलते थे लोगों से। तो नहीं, उनका वो ठीक है खुराक जनता है। लेकिन ये सिस्टमेटिक ढंग से, चूंकि लालू यादव का अलग परिवेश था, तो उस परिवेश के अनुसार वो काम करते थे। और तेजस्वी को दूसरा जो कंप्यूटर का युग आया, नया परिवेश आया, उस परिवेश में मुझे लगता है कि तेजस्वी बेहतर करेंगे। तेजस्वी बेहतर करेंगे मतलब नीतीश यदि सत्ता सौंप भी दे तो तेजस्वी से उम्मीदें की जा सकती है। डॉक्टर रामकृष्ण जी, आप बताइए कि आपको तेजस्वी यादव से उम्मीदें क्या दिखाई पड़ती है? क्योंकि आरजेडी का चेहरा, आरजेडी का चाल चरित्र कहा जा रहा है बदल गया है, लेकिन तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार बन पाएंगे? नीतीश कुमार से आगे जाएंगे, या नीतीश कुमार की कमी बिहार को खलेगी तब? ज्ञानेश्वर जी, तेजस्वी अभी बिहार के राजनीति में बिल्कुल नए हैं। अभी उनको बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी जी। और बहुत सारी चीजें जो है आने वाले कल में पता चलेगा कि उनका एक पॉलिटिकल विजन क्या है। अभी ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आपको 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा में 2 इंसिडेंट हुआ और दोनों के बारे में हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि शायद तेजस्वी यादव भी उस पर कुछ कमेंट करेंगे जी। लेकिन दोनों इंसिडेंट पे तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप रह गए। तो हमको लगता है कि तेजस्वी को कुछ न कुछ रिएक्शन देना चाहिए था तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी यादव इसमें बिल्कुल साइलेंट रह गया। और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि बिहार के पूरे पॉलिटिक्स को आज के पिछला 10 दिन में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मा दिए हुए है जी। दूसरा चीज आप चले आइए, जब नीतीश कुमार जब हर क्रेडिट आप नीतीश कुमार को आप अकेला नहीं दे सकते हैं। पहले राउंड में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप वो समता पार्टी, आप 1995 का देखिए, आप 2000 का समता पार्टी देखिए, कहां 7 से 34 सीट पे आई और फिर 34 से कहां 88 या 90 सीट पे चली गई। 2005 में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने। आज भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है तो उनके साथ आरजेडी का सहयोग है। तो जो भी अच्छा भी काम करेंगे, खराब भी काम करेंगे, तो दोनों पार्टी का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। नीतीश कुमार का भी होगा तो आरजेडी का भी होगा। उसी तरीके से अगर बीजेपी के साथ थी जनता दल यूनाइटेड या नीतीश की सरकार थी तो उसमें भी आपको दोनों पार्टी को क्रेडिट और डिस्क्रेडिट आपको दोनों देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ अकेला नीतीश कुमार। पहला चीज। दूसरा चीज आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री, फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री, वैसे तो 2000 में बने थे पहली बार मुख्यमंत्री 7 दिन के लिए, और 2005 में फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री बने हो, तो 2005 से लेकर के आज 2023 हो गया। एक नया वोटर क्लास आ चुका है बिहार में, क्योंकि 18 साल लगभग हो चुका है जी। और ये जिसका जन्म 2005 में होगा ये बिल्कुल युवा होगा और इसकी सोच बिल्कुल अलग होगी। और हम आप जब भी बात करते हैं तो 2005 से पहले का बिहार का बात करते हैं। ये जनरेशन 2005 के पहले का बिहार नहीं देखे, सिर्फ कहानियों में सुनेगा या जो भी देखेगा। तो हमको लगता है कि बिहार में अभी बहुत कुछ अभी वैक्यूम चल रहा है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम चल रहा है कि नीतीश के बाद कौन। हम भी बात कर रहे हैं आज आपके साथ बैठ करके, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पॉलिटिकल वैक्यूम है और ये पॉलिटिकल वैक्यूम कैसे फुलफिल होगा, कौन करेगा, ये अभी लगता है कि अगर हम बात करें तो एक बहुत मुश्किल सवाल है इसके बारे में बताना। लेकिन इतना चीज एक बात तय है कि बिहार के पॉलिटिक्स में एक तरफ तेजस्वी यादव रहेंगे और एक तरफ भाजपा रहेगा, और 2023 के बाद
हमको लगता है कि नीतीश जी की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो और भी ज्यादा कमजोर होने जा रही है 2023 के बाद, क्योंकि सीधा सीधा उसके बाद आरजेडी बनाम बीजेपी का पॉलिटिक्स बिहार में स्टार्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार हमको नहीं लगता कि 2023 के बाद वो बिहार के पॉलिटिक्स में उतना ज्यादा इफेक्टिव रह जाएंगे जितना ज्यादा कि तेजस्वी यादव बनाम बीजेपी का वो बिहार में होने जा रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, चंदन जी उन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव बनाम बीजेपी हो जाएगा। मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा था कि बीजेपी भी चाहती है कि रास्ते से नीतीश कुमार हटें, लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव का पीछा ईडी और सीबीआई कर रही है। चंदन जी कैसे बचा लेंगे कि वो मुकाबला कर पाएंगे? उन्हें तो पहले ही निपटा देगी बीजेपी, उन्हें पहले ही निपटा देगी जांच एजेंसियां, तो वो बचेंगे कैसे कि वो नीतीश की तरह राज कर पाएंगे, नीतीश की तरह सत्ता कर पाएंगे, बिहार की सेवा कर पाएंगे, या जो भी कर पाएंगे, बचेंगे कैसे? देखिए, अब वो तेजस्वी जी तो बेटे किन के हैं? लालू जी के हैं। वो तो शुरू से इनको पता है कि कैसे जेल में भेजा जा रहा है और जेल में वो जा रहे हैं, तो उनको। और लालू जी की, मैं तो ये कहता हूं कि जितना इन लोगों पे, लालू जी की राजनीति इसी पे टिकी हुई है। जितना इनको जेल भेजा गया वो हर बार उभर कर आए हैं और मजबूती से। तो मुझे लगता है कि इस परिवार को डर नहीं लगता है। और अब जो है, और आज के समय में इतना ईडी सीबीआई ही हो गया है, अब तो जो मतलब पता ही नहीं चलता। ईडी सीबीआई गया तो लगता है कि अच्छा वो मतलब सही होगा या फिर अपोनेंट होगा इसलिए भेज रहा है। तो ईडीआई सीबीआई इस सब का मुझे नहीं लगता है कि अब आम जन मस्तिष्क पे इसका कोई असर पड़ता है। भाई लालू जी के समय भी था ना, लालू जी के बारे में उस समय तो लोग कहते थे ना, कह रहे लालू जी आप काहे शर्माते हैं, बोलिए ना कितना घोटाला किए हैं। उनको यादव लोग कहते थे ना कि भाई बोलिए कितना घोटाला किए, सब गाय भैंस दे के खजाना भर देंगे। तो आखिर उनको जन समर्थन था ना। तो अब हम कह रहे हैं तेजस्वी जी काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनको मौका मिला, बीच में मौका मिला था, फिर बीजेपी के साथ नीतीश जी चले गए तो फिर हट गए, मौका नहीं मिला। फिर इस बार उनको मौका मिला, नौकरी दे दिए ना। आप बताइए आज के समय में नौकरी देना, सरकारी नौकरी, वो भी एकदम राज्यकर्मी का दर्जा वाला, पूरे देश में जहां चलन है कॉन्ट्रैक्ट, कहीं जाइए हम तो 5 साल के संविदा पे, 4 साल के संविदा पे नौकरी पे है, एक मुश्त आपको पैसा मिल गया। यहाँ हमारे बिहार में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है। घर में आशा होती है कि भाई आएगा बेटा सरकारी नौकरी का कागज लेके, वो 140 दिन में वेतन मिलेगा ना? हाँ, नहीं वेतन मिलेगा ना? अरे तो सर अब मान लीजिए उसका इंतजाम करेगी सरकार, वो हम कैसे बताएंगे सर। लेकिन इतना हुआ ना, उनका तो एक मुश्त था, नियोजित थे पहले, अब उनको राजकर्मी का दर्जा मिला। हर कोई जो है बीपीएससी पास टीचर है। घर में सोचिए कितने अरसों बाद रामकृष्ण जी दिल्ली में है, क्या है ना कॉन्ट्रैक्ट वाला, हम संविदा में नौकरी करते हैं 4 साल का 2 साल का, उसके बाद कोई ठिकाना नहीं है। अभी बोले करो देश उसको जवाब देते हैं, ये ठीक है। लेकिन हम पहले विनय जी के पास जाते हैं, विनय जी ने तेजस्वी को बिल्कुल क्रिकेटर के रूप में भी कवर किया है। देखिए चंदन जी कह रहे हैं कि लालू फैमिली तो जेल जाने के लिए तैयार ही रहती है। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि मुझे जेल भेजा जा सकता है। तो आप ये बताइए कि 2025 के पहले देखिए, यदि बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, नेतृत्व परिवर्तन होता है, मुख्यमंत्री की गद्दी स्थानांतरित होती है, तो सबसे बड़े जो दावेदार हैं और जो जिनका सबसे बड़ा हिस्सा भी बनता है वो तेजस्वी यादव ही हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव पर जेल जाने की आफत आ जाएगी तो विनय जी इस परिवार में क्या होगा? क्योंकि यहां 5 देवी देवता हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तो यहां तो आपस में ही संघर्ष हो जाएगा। तो क्या आपको प्लान दिखता है विनय जी यदि तेजस्वी यादव पर आफत आती है तो? देखिए लालू जी बहुत ही 24 घंटा राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ हैं, और बिहार की राजनीति के वो चाणक्य कह सकते हैं आप लालू जी को। वो अपने हिसाब से चीजों को तय करते हैं, और उन्होंने अपनी गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप दी है। इसमें कहीं को किंतु परंतु नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बनाने का काम किया। और ये घर परिवार से लेके पार्टी से लेके देश दुनिया तक उन्होंने मैसेज देने का काम किया है। आप देखिए जो इंडिया अलायंस है उसकी बैठक में तेजस्वी यादव जाते हैं, तो तेजस्वी यादव जाते हैं तो वो लालू प्रसाद यादव की छवि के रूप में जाते हैं, लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व करते हैं। और
इंडिया अलायंस में सबसे बड़े नेता जो अगर है, जिनका जनाधार उसमें लालू यादव नंबर 1 पर माने जाते हैं आज भी, तो उनकी लोकप्रियता भी है। ठीक है, कुछ कारणों से उनको जेल जाना पड़ा और वो दूसरी कहानी है, वो अलग बात है। लेकिन जेल जाने से दुनिया में, अगर दुनिया का इतिहास आप देखेंगे तो नेता अगर जेल जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। सबसे ज्यादा मंडेला रहे जेल में, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कमी नहीं। लालू प्रसाद यादव को जब पहली बार जेल जा रहे थे तो समय से भी हम लोग देख रहे थे, हम लोग वहां कवर कर रहे थे जब 97 में वो पहली बार जेल गए, तो उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। तब से आज तक अगर ज्ञानेश्वर जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, कभी उनकी लोकप्रियता में लालू, आज भी नंबर लोकप्रियता में बिहार में 1 नंबर पर लालू प्रसाद यादव है। नीतीश कुमार जनाधार के मामले में लालू प्रसाद यादव के सामने नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते हैं, उन चीजों से आजकल चूक रहे हैं। हम लोग लंबे समय तक नीतीश कुमार को कवर किए, एक पत्रकार के रूप में, और एक जब हम पढ़ने आए थे पटना में 85 में, तो उस दौरान से हम नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, जाते थे उनके, जब वो विधायक बन के पहली बार 85 में आए, तब से उनसे संबंध रहा। जिन चीजों के लिए नीतीश जाते हैं, उनके आज विपरीत उनका आचरण है। वो अपनी भाषा के लिए जाने जाते थे, अपनी व्यवहार के लिए जाने जाते थे, किसी के खिलाफ कटु आलोचना करते हम नीतीश कुमार को नहीं देखे। लेकिन आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। अब क्या कारण है, ये तो कोई डॉक्टर साहब बता सकते हैं, जो डॉक्टर है, कि क्या कारण है। क्योंकि एक उम्र का असर पड़ता है, किसी के भी जीवन पर एक उम्र का असर पड़ता है। और हम लोग देखे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को देखे, जब सारी चीज जॉर्ज साहब भूल गए थे, इवन अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते थे, अपने करीबी लोगों को नहीं पहचान पाते थे। अटल जी को भी देखने का मौका मिला मुझे, अटल जी भी किसी को नहीं पहचान पाते थे। तो एक जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि हर कोई भूलने लगता है, हर कोई ये करने लगता है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी उस दौर में पहुंच गए। उनका उम्र, हालांकि कुछ लोग इस उम्र में भी, उनसे ज्यादा उम्र में भी सक्रिय हैं। यशवंत सिन्हा को हम कल ही देख रहे थे, काफी अच्छा भाषण दे रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे, भाषण क्या, लोगों से बातचीत जिस तरह से कर रहे थे, जबकि यशवंत सिन्हा का उम्र कितना है आप समझ सकते हैं, 90 के करीब होंगे यशवंत सिन्हा। अडवाणी जी आज भी स्वस्थ है। जिस ब्रिजनंदन शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं, वो 102 वर्ष के हैं, जो कई लोगों को गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, उनका ईश्वर का विशेष कृपा होगा जिसके कारण वो स्वस्थ रह पाते हैं। लेकिन अमूमन जो भारतीयों का उम्र है, जो बिहारियों का उम्र है, वो 70-80 के बीच में ही ज्यादातर नेता जाते हैं। आप देखिए नरेंद्र सिंह जी, रघुवंश बाबू जैसे लोग इसी उम्र में गए। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार, अब वो नीतीश कुमार दिखाई नहीं पड़ रहे जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे। तो ये चिंता का विषय है। कुमार जी, चिंता का विषय है। डॉक्टर रामकृष्णा जी के पास आते हैं। देखिए रामकृष्णा जी, चंदन जी ने कहा कि तेजस्वी यादव एक रोल मॉडल बन गए, एक बेंचमार्क बन गए पूरे देश में, कि हम पक्की नौकरी देते हैं, राज्यकर्मी का नौकरी देते हैं। और जब पूरे देश में नौकरी छीनी जा रही है, नौकरियों के अवसर खत्म होते जा रहे हैं, तो वे सभी से आगे निकलते दिख रहे हैं। तो एक उम्मीद की किरण तो दिखाई पड़ती है रामकृष्णा जी तेजस्वी यादव से। ज्ञानेश्वर जी, सबसे बड़ी बात यह कि आप सरकारी सेक्टर में आप कितने लोगों को नौकरी देंगे, हम आ रहे हैं उस पर। आपने 1 लाख, अब दावा करें कि 1,10,000 टीचरों को आपने अपॉइंट कर दिया, इसके बाद आप कहां पे नौकरी देंगे, आप कितना लाएंगे आप। बिहार में सबसे बड़ा एक जो समस्या रहा, चाहे नीतीश बीजेपी की सरकार रही या नीतीश लालू जी की सरकार रही, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जिस रेशियो में होना चाहिए। आप कहीं से कहीं चले जाइए, सड़कें इतनी अच्छी बन गई, बिजली की सुविधा इतनी अच्छी है, फिर भी यहां तक कि बिहार में एक 5 स्टार होटल तक नहीं है, जिसको 5 स्टार बोलते हैं, बिहार में एक 5 स्टार का होटल तक नहीं खुला। तो जब तक आप प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फिर से आपका चरमरा रहा है, फिर से आपका लॉ एंड ऑर्डर घबरा रहा है। कोई भी इन्वेस्टर बिहार में जाने के लिए तैयार नहीं है और हर आदमी डरा हुआ रहता है, क्या पता जाए ये सरकार ठीक है, अगली सरकार आएगी, क्या होगा बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में। रंगदारी टैक्स से सब बचना चाह रहा है, खून खराबा सब बचना चाह रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या बिहार में है, पहले भी थी और इधर कुछ दिनों फिर ज्यादा बढ़ गया हुआ है। आप अभी देखें पिछला 6 महीना का आंकड़ा बिहार का, तो कल भी दिवाली के दिन दानापुर में देख रहे थे, गोली चली, 3 लोग मर गया, सीतामढ़ी में मर गया, फलाना। हम दूसरा चीज बोल रहे हैं। और जो चंदन जी जो बोल रहे थे सरकारी नौकरी कर दिए,
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट चाहता है कि हम अपने खर्च को मिनिमाइज करें, और मिनिमाइज करने का उनका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल को प्रमोट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दी कि आप उनको किसी परमानेंट दें। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पिछला 10 साल से कभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, और अभी लगभग पिछला 3-4 महीने में लगभग 5,000 असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ। बिहार में भी आप देखिए टीचर का अपॉइंटमेंट कितने दिनों के बाद हुआ, हमको लगता है कि 20-25 साल के बाद हुआ होगा। सारा का सारा टीचर अब रिटायरमेंट के कगार पे, उम्र 55-56 हो गई, और अब आप जा करके सबको अस्थायी कर रहे हैं, वो भी तब जब इलेक्शन का आपका टाइमिंग जब नजदीक आ रहा है। फिर इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल की ही बात करेंगे। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म को अब आप डिनाई नहीं कर सकते, सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, चाहे नीतीश कुमार की सरकार है, चाहे किसी की रहे, क्योंकि ये एक पॉलिसी है और पॉलिसी डिसीजन जल्दी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अगर आप बिहार में लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होगा, उससे सबसे ज्यादा आपका रोजगारी का समस्या का हल होने वाला है, ना कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी सेक्टर से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चंदन जी आप ही के पास आ रहे हैं। चंदन जी देखिए डॉक्टर कुमार राम कृष्णा जी, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, आप सवाल पूछिएगा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं आप सवाल पूछिएगा जी, मैं आपसे ही मैं ये कह रहा हूँ राम कृष्णा जी भी माने कि ये सरकारी नौकरी 15-20 साल के बाद मिला। देखिए मैं अपने को पत्रकार भी बोल, मैं एक आम बिहारी होने के नाते बोल रहा हूँ। 15-20 साल के बाद नौकरी मिली है ना, सरकारी नौकरी। 15-20 साल तक जेडीयू बीजेपी का राज था ना राज, जेडीयू बीजेपी का, बीजेपी उसमें भागीदार थी। दिक्कत क्या होता है ना, हम जिसके समर्थक हमको अच्छा लगने लगता है, उस समय यही पद थे। अभी करीबन सिर्फ 1,20,000 की नौकरी, मैं बिहारी हूं, मैं खुश हूं कि मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारी में नौकरी मिली लोगों को, भाई चिट्ठी मिली सरकारी नौकरी की। और सुनिए, ये नौकरी पहले भी दी जा सकती थी। ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी अभी आए और 1,20,000 तो सिर्फ टीचर का, अभी फिर निकला है 70-80 हजार, फिर दरोगा का, पूरा मिला के 4-5 लाख नौकरी है। तो मैं रामकृष्णा जी को वही कह रहा हूँ कि ये नौकरी उन 15 सालों में जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी तब भी दी जा सकती थी। सरकार वो उस समय क्या क्या नियोजित आपने किया, तो इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। ये साफ है कि ये इच्छा शक्ति की बात है। नेता अगर चाह ले तो वो जनता के घर में खुशहाली, जनता के घर में दिवाली में अच्छे दिया जला सकता है। ये सिर्फ डिफेंड करने से नहीं होगा, हमको एज ए बिहारी भी सोचना होगा, सही बात करनी होगी। जी आप पूछ लीजिए ज्ञानेश्वर जी, कुछ आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है हाँ चंदन जी, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने उठाया, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, कितनी सरकारी नौकरी दे देंगे? जब तक प्राइवेट सेक्टर्स आपके पास नहीं आएंगे, कल कारखाने आपके पास नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं रहेंगे, अच्छे व्यापारी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात। और हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश के, और हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश के बाद तेजस्वी क्या नीतीश की तरह संभाल पाएंगे? तो देखिए नीतीश तो कहते रहे कि जो वो दौर था उस दौर को खत्म करने में ही मेरा वक्त चला गया। तो यदि तेजस्वी संभालते हैं, आपको 1990 से 2005 का भी दौर याद होगा, जब डॉक्टरों का प्लान शुरू हो गया था, व्यापारियों का प्लान शुरू हो गया था। डॉक्टर इसलिए नहीं भागे जा रहे थे कि उनके पास रोगी नहीं थे, डॉक्टर इसलिए भागे जा रहे थे कि उन्हें अपहरण का खतरा था, उन्हें रंगदारी मांगे जाने का खतरा था। व्यापारी इसलिए भाग रहे थे क्योंकि अखबारों के विज्ञापन में टेलीफोन नंबर्स नहीं छपवा सकते थे। जैसे ही टेलीफोन नंबर्स छपते थे, फिरौती के लिए कॉल आते थे। तो तेजस्वी जब सत्ता संभालेंगे तो सबसे पहली चुनौती तो उनके पास यही रहेगी कि वे लोगों को भरोसा दिलाएं कि हम उस दौर को वापस नहीं आने देने वाले हैं। क्योंकि देखिए 2005 के बारे में एक बात कही जाती है कि जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले बिहार पुलिस को यह संदेशा दिया गया कि अपराधी कोई भी हो, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जिस पार्टी का हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो क्या तेजस्वी यादव यह भरोसा पैदा कर पाएंगे जिसके कारण बिहार में प्राइवेट सेक्टर, बिहार में इन्वेस्टर्स सोच पाएंगे कि हां बिहार के लिए भी कुछ करना है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यह लगता है तेजस्वी यादव ये करने में सफल हो गए हैं। क्योंकि देखिए एक बात तो जो रामकृष्णा जी ने कहा कि समय बदल गया, अब वो पीढ़ी नहीं, अब युवाओं की पीढ़ी है। हम लोगों का जो पहले वाली पीढ़ी थी जिसने वो देखा है, और वो स्थिति अब बदल गया। अब युवा चाहते हैं बिहार का विकास हो, बिहार आगे बढ़े। जो दूसरी बात है कि अब तक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कौन था राज्य में, हम उसको न्यूट्रल होकर सोचे। तेजस्वी तो नहीं थे राज्य में ना 15 साल, 15 साल तो कोई और थे राज्य में।
रामकृष्णा जी बेहतर जानेंगे। तो 15 साल जो ये बहुत बड़ा सवालिया मार्क है उनके शासन पे। मैं तो कहता हूं कि अगर जेडीयू बीजेपी थे 15 साल में अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा है तो किसकी जिम्मेदारी थी? तेजस्वी की जिम्मेदारी तो थी नहीं। तेजस्वी अभी आए हैं, उन्होंने नौकरी देखी नहीं। हाँ, चंदन जी ये बात नहीं कही जा रही है कि 15 साल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा। अगर अभी नहीं ये बात कही जा रही कि पिछले 6 महीने में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत फिर से बिगड़ी है, ये बात कही जा रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कि बिहार अभी बढ़िया चल रहा है। आप बताइए, ठीक है, आप अपहरण की बात करते हैं लालू जी के समय में। मैं भागलपुर का हूं, एक गोलू अपहरण कांड हुआ था। वाजपेयी जी आए थे भागलपुर, वहां पे चुनावी सभा थी, बोले मेरा गोलू कहाँ है? मैं भी झकझोर गया था, एक बच्चा वो कहाँ चला गया? किसले बाद में मैं नहीं बोलूंगा कुछ, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कहाँ किसले मिला था, किसले कौन अपहरण हुआ था, किसके यहाँ था, क्या था। तो मैं ये इस पे कह रहा हूँ चंदन जी। हाँ विनय जी, आपके पास आ रहे हैं जवाब आप। नहीं, हम इनको बता रहे हैं कि भाई आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसके एक्सपर्ट जर्नलिस्ट रहे हैं बिहार में। क्राइम रिपोर्टर में ज्ञानेश्वर जी का कोई मुकाबला नहीं था अपने जमाने में। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सर खुद बैठे, ज्ञानेश्वर जी खुद जानते होंगे कहाँ किसले मिला था, कैसे हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपहरण, देखिए अपहरण सही में था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब बिहार के लोग भी बदले, बिहार के लोग भी अब सोचने लगे भाई अब राज्य को आगे बढ़ना चाहिए। और अब जो तेजस्वी का राज आया है, देखिए अब उस तरह की कहाँ घटनाएं हो रही है। अब का दिक्कत क्या है ना कि मीडिया के एक सेक्शन को जब बीजेपी रहती है राज में ना, तो देखिए मैं बिहारी होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं साफ पहले एडमिट कर दे रहा हूँ, मैं अपने को अभी एकदम पत्रकार नहीं मान रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं एक बिहारी हूँ। मीडिया के कुछ लोगों को क्या लगता है ना कि जब बीजेपी रहते तो बिहार में सब कुछ अच्छा। अभी यही लोग शासन में रहते, 17 साल इनको कोई दिक्कत नहीं था, बिहार में एकदम पूरा राम राज था। जब से तेजस्वी आया देखिए अब जंगल राज होने लगा। तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है। हाँ, जरूरत है हमको न्यूट्रल होकर सोचने की, न्यूट्रल होकर चीजों को देखने। युवा जोश है, युवा नेतृत्व है, युवा इतना बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, उसको और मौका देना चाहिए, हमें सपोर्ट करके बढ़ाना चाहिए। दिक्कत ये है कि बीजेपी का कोई नेता का बेटा अभी नहीं है बिहार में, तो इसलिए नहीं तो कहते कि नहीं भाई वो बेहतर नेतृत्व होगा। तो आप लोग तेजस्वी को मानने के लिए तैयार विनय जी, आप लोग तेजस्वी विनय जी चलिए फाइनल राउंड में आते हैं। विनय जी फाइनल राउंड में आते हैं। इन्होंने कहा बीजेपी का कोई नेता नहीं है, इन्होंने वो अपहरण वाली बात भी दोहरा दी, किसले का आप भी गवा रहे हैं। खैर किसने रोका था लालू यादव को कार्रवाई करने से, यह सवाल भी उठता है। तो आप ये बताइए कि तेजस्वी में आप यह उम्मीद देख रहे हैं कि जब वो आएंगे तो बिहार के दिन बहुरेंगे? देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि उनका विजन अलग है, क्योंकि वे दिल्ली में पढ़े लिखे, तो उनका विजन जो ब्रॉडर विजन के तेजस्वी यादव है, इसमें तो कोई किंतु परंतु मुझे नहीं लगता। लेकिन उनके लिए चैलेंज होगा, जो कह रहे थे कि बीजेपी में कोई नेता नहीं है, बीजेपी के गठबंधन में चिराग पासवान जो है वो उनके लिए भविष्य में चुनौती बनेंगे, क्योंकि चिराग पासवान की भी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक समय जब बिहार की राजनीति को आप देखिएगा पिछले 80-90 के दशक के बाद, तो 3 बड़े नेता रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव उभरे। अभी भी अगर यूथ में आप देखेंगे बिहार के यूथ में, तो 3 बड़े नेता हैं। हालांकि एक नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस के, वो अब दिल्ली में ज्यादा राजनीति करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भी एक पहचान है, और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तो मुझे लगता है कि अगला मुकाबला तेजस्वी और चिराग के बीच ही होगा मुख्यमंत्री के रेस के लिए। चिराग का भी एक अपना विजन है, अपनी पहचान है, और एक वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री उनको प्रमोट कर रहे हैं, तेलंगाना की सभा में उनके पिताजी की चर्चा किए, तेजस्वी यादव चिराग पासवान की चर्चा किए, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के मन में है कि अगला बार चिराग पासवान को नेतृत्व सौंपा जाए बिहार का, एनडीए गठबंधन का। तो हो सकता है अगर इस तरह का कोई बात बनती है, तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, और इस चैलेंज से वो किस तरह से निपटारा। विनय जी यहां रुकते हैं। चिराग पासवान को नेतृत्व सौंपने की बात कर रहे हैं बीजेपी के ओर से, तो इसका मतलब तो यह कि चिराग पासवान को पहले बीजेपी में अपनी पार्टी का मर्जर करना होगा। नहीं, गठबंधन के नेता, जैसे एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार रहे लंबे समय तक,
आप तो जानते हैं 2000 में बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा थी, समता पार्टी के विधायकों की संख्या कम थी। बावजूद अडवाणी जी ने नीतीश कुमार को कहा कि भाई आप संभालो गद्दी, और तब से बराबर जब बीजेपी की संख्या कम रहने के बाद, बीजेपी की संख्या ज्यादा रहने के बावजूद भी समता पार्टी के नेता को बढ़ाने का काम किया, और नीतीश कुमार को लगातार कितनी सीटें दे दी जाएगी चिराग पासवान को कि वो बिहार को लीड कर पाएंगे? उनकी पार्टी को यदि हम मान ले कि एक अलग हैसियत में भी रहेगी, कितनी सीटें बीजेपी दे देगी? क्या एनडीए गठबंधन, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री उनको आगे कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में वो आगे बढ़ सकते हैं। एनडीए गठबंधन में और भी जो दल है, एनडीए गठबंधन के, जैसे नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के नेता, आपको याद होगा जब पहली बार या 2005 में भी जब वो मुख्यमंत्री बने तो यही गंगा बाबू के घर पर बैठक हुई थी एनडीए गठबंधन के नेताओं की, और उसमें नीतीश कुमार नेता चुने गए। पहले समता पार्टी के नेता चुने गए, फिर वो एनडीए गठबंधन के नेता चुने गए नीतीश कुमार, और तब मुख्यमंत्री बने थे। तो एनडीए गठबंधन, जिस तरह से प्रधानमंत्री उनको उनकी तारीफ कर रहे हैं, रामविलास जी की चर्चा कर रहे हैं तेलंगाना की सभा, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के मन में ये बात है, और तब हो सकता है कि बिहार में जो अगला चुनाव होगा 2025 का, वो बड़ा जोरदार चुनाव होगा। और चलिए, राजनीति में विनय जी आपको रोकते हैं, राजनीति में अवसर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमने वो दिन भी देखा जब रामविलास पासवान के बंगले को खाली कराया गया था और चिराग पासवान कैसे रो रहे थे। खैर, लेकिन चलिए आखिरी पड़ाव पर हम हाँ ना में जवाब चाहते हैं। डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी, हाँ ना में क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तरह बिहार को संभाल लेंगे? हाँ ना? अभी कहना प्रीमेच्योर होगा। चंदन जी मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन देखिए मुद्दा हमारा जो टॉपिक का था कि क्या तेजस्वी संभाल लेंगे, जो मैं कह रहा था कि तेजस्वी मतलब युवा ब्रिगेड में विनय सर भी मान गए कि बीजेपी में कोई नेता नहीं है, युवा ब्रिगेड में नहीं है ना, तभी तो चिराग पे आए। चिराग मतलब उनको टक्कर दे सकते हैं, लेकिन तेजस्वी की जगह विनय सर के जो जवाब दिए उन्हीं के हिसाब से कि चिराग टक्कर दे सकते हैं, आगे चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी को हरा नहीं सकते विनय जी का। तो इसका मतलब ये है कि तेजस्वी ही बचे अकेले, तो तेजस्वी ही संभालेंगे और बढ़िया से चला। चलिए बढ़िया चलाएंगे। हराने जिताने का निर्णय तो जनता करेगी ना, इसलिए वो हम कैसे कहें कि कौन जीतेगा हारेगा। मतलब वही लेकिन और भविष्य उज्ज्वल है। तेजस्वी फिलहाल तेजस्वी यादव का भी भविष्य उज्ज्वल है, चिराग पासवान का भी भविष्य उज्ज्वल है, और तेजस्वी से भी बिहार को बड़ी अपेक्षाएं हैं, और चिराग पासवान से भी बड़ी अपेक्षाएं है बिहार की जनता। मतलब फिलहाल और कोई है नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे साथ जुड़े लाइव सिटीज पर। आगे भी हम बिहार को लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। चलते चलते हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।